नमस्कार, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। एलएसी गतिरोध। पीएम मोदी ने 19 जून को 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर स्थिति पर चर्चा के लिए 19 जून को एक सर्वदलीय आभासी बैठक बुलाई है। उनके कार्यालय ने बुधवार को कहा। सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख की गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए। 5 दशकों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव जो दोनों के बीच पहले से ही अस्थिर सीमा गतिरोध को बढ़ा दिया है। भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस आभासी बैठक में भाग लेंगे, उन्होंने ट्वीट किया। गहराई से परेशान और दर्दनाक भारत चीन सीमा संघर्ष पर राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा, गालवान घाटी में सैनिकों का नुकसान गहरा है और चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में मारे गए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा कि 5 दशकों में 2 सेनाओं के बीच अब तक के सबसे बड़े सैन्य टकराव में कर्नल समेत 20 सैन्यकर्मी सोमवार रात झड़प में मारे गए। सिंह ने ट्वीट किया कि एक श्रृंखला में कहा कि भारतीय सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता को कर्तव्य की पंक्ति में प्रदर्शित किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं में अपने जीवन का बलिदान दिया। राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरा दिल गिरे हुए सैनिकों के परिवारों के लिए निकल गया। इस कठिन घड़ी में राष्ट्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत की वीरता और शौर्य पर गर्व है, उन्होंने कहा। नाथुला में 1967 के संघर्ष के बाद दोनों आतंकवादियों के बीच सोमवार का टकराव सबसे बड़ा टकराव था, जब भारत के लगभग 80 सैनिक खो गए, जबकि टकराव में चीनी सेना के 300 से अधिक जवान मारे गए थे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक सामना चीनी क्षेत्र में एक तरफा स्थिति में एक तरफा बदलाव के चीनी पक्ष के प्रयास का नतीजा था। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों को हताहत हुए हैं जिन्हें टाला जा सकता है। दिल्ली में 503 अलगाव कोच, कुल मिलाकर 960। रेलवे ने कोविड-19 उपचार बुनियादी ढांचे को रैप बनाया। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपन्यास कोरोना वायरस को रोकने के उपायों के तहत 9 अलग-अलग स्टेशनों पर 503 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास में 5 अलग-अलग राज्यों में तैनात 960 परिवर्तित कोचों में इकाइयाँ शामिल हैं, जबकि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन को अपने 7 प्लेटफॉर्मों पर 267 ऐसे कोच मिले हैं, जिनमें शकूर बस्ती और सरूर रोहिला में 50 प्रत्येक हैं। रेलवे ने दिल्ली छावनी में 33, आदर्श नगर में 30, सफदरजंग स्टेशन पर 21, तुगलकाबाद और शाहदरा में 13 और पटेल नगर में 26 कोच तैनात किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब तक कुल 960 अलगाव कोच तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 503, उत्तर प्रदेश में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 20 और मध्य प्रदेश में 5। मोदी जी को दिखाए चीन के साथ खड़े होने का समय आ गया है, प्रियंका गांधी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की टुकड़ियों द्वारा सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में 20 भारतीय सेना के जवानों की हत्या पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भारत एक लायक है नेतृत्व जो अपनी ज़मीन लेने की अनुमति देने से पहले कुछ भी करने को तैयार है। हमारी ज़मीन, हमारी संप्रभुता को खतरा हो रहा है। हमारे सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए हैं। क्या हम सिर्फ चुप रहने के लिए हैं? भारत सच का हकदार है। यह एक ऐसे नेतृत्व के योग्य है जो अपनी ज़मीन लेने से पहले कुछ भी करने को तैयार है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, चीन के साथ खड़े होने का समय आ गया है। भारतीय सेना के एक दिन बाद कहा गया कि उसकी सेना के अधिकारियों सहित 20 सेना के जवानों की सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में पीएलए सैनिकों के साथ हुई एक हिंसक झड़प में मौत हो गई। भारतीय सेना ने मंगलवार रात एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ स्थान पर ड्यूटी की लाइन में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ऊंचाई वाले इलाकों में उपशून्य तापमान के संपर्क में थे, उनकी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 20 को कार्रवाई में मारे गए। पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? जवानों की हत्या पर चुप रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छिपने से बाहर आने
और भारत चीन के चेहरे की सच्चाई को साझा करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भयंकर टकराव पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश को यह जानना होगा कि क्या हुआ है और मोदी चुप क्यों है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आप कहाँ आ रहे हैं? आप आ सकते हैं बाहर। पूरा देश एक साथ आपके पीछे खड़ा है। बाहर आओ और देश को सच्चाई बताओ, डरो मत, गांधी ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री को बताया। गांधी ने ट्विटर पर कहा, पीएम चुप क्यों है? वह क्यों चुप रहा है? पर्याप्त काफ़ी है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने हमारी ज़मीन लेने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने के लिए कहा कि यह चीन के लिए खड़े होने का समय है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता को खतरा है। हमारी ज़मीन, हमारी संप्रभुता को खतरा हो रहा है। हमारे सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए हैं। क्या हम सिर्फ चुप रहने के लिए हैं? उन्होंने कहा, भारत सच का हकदार है। यह एक ऐसा नेतृत्व चाहता है जो अपनी ज़मीन लेने की अनुमति देने से पहले कुछ भी करने को तैयार है। डॉक्टर, नर्स कोरोना योद्धा हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि डॉक्टर और नर्स कोरोना योद्धा हैं और उन्हें सुरक्षित रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बताया कि वह रोगी की देखभाल, निकायों के प्रबंधन और कोविड-19 परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जस्टिस अशोक भूषण, एस.के. कौल और एम.आर. शाह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को सूचित किया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल के दौरे के बाद हालात में सुधार हो रहा है। 12 जून को शीर्ष अदालत जबकि दिल्ली में कोविड-19 समर्पित एलएनजेपी अस्पताल में भयावह दृश्यों की रिपोर्टों पर ध्यान दे, जहां कोरोना वायरस रोगियों के बगल में शवों के ढेर किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यह सरकारी अस्पतालों में अफसोस की स्थिति है। इसने एनसीटी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के मुख्य सचिवों को अस्पतालों में मरीजों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। भारत ने पूर्ववर्ती 24 घंटों में 2003 अधिक कोविड-19 मौतों को दर्ज किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ज़्यादातर मौतें पहले ही हो चुकी थी और अब महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा, इन दोनों राज्यों द्वारा किए गए एक बड़े डेटा सामंजस्य अभ्यास के तहत जोड़ दी गई है। देश में एक दिन में होने वाली मौतों की एक बड़ी संख्या ने इस बीमारी के कारण मृत्यु दर को बुधवार सुबह 3.3% तक ले लिया, जबकि मंगलवार तक यह आंकड़ा 2.9% था। मंगलवार को महाराष्ट्र में 1409 मौतें हुई, जिनमें से 866 अकेले मुंबई से थी, जबकि 466 राज्य की बाकी हिस्सों से थी। संचयी रूप से महाराष्ट्र में संक्रमण के कारण अब 1,13,445 पुष्ट मामले और 5,537 हताहत हुए हैं। दिल्ली ने टैली में 437 मौतों को जोड़ा, जबकि अन्य राज्यों में 157 मौतें दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पुष्टि किए गए मामलों की संख्या अब 44,688 है, जिनमें से 1,837 लोगों की मृत्यु हो गई है। देश में भी रात में 10,974 नए मामले दर्ज किए गए और भारत में पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 3,54,065 है, जिनमें से 1,55,227 सक्रिय मामले हैं। 49 तीसरी सबसे अधिक मौतें मंगलवार को तमिलनाडु से जोड़ी गई थी, जिसमें अब 48,019 पुष्टि की गई है। गुजरात से पुष्टि के मामलों में भारत में महामारी में चौथा सबसे खराब राज्य था, लेकिन तीसरे उच्चतम मृत्यु दर के साथ 28 मौतें रातों रात दर्ज की गई। 6.3% की दर से राज्य में भारत में संक्रमण के कारण उच्चतम राष्ट्रीय औसत से ऊपर CFR भी है। दूसरी ओर तमिलनाडु में देश के सबसे हिट राज्यों में सबसे कम CFR में से एक कोविड-19 का दूसरा उच्चतम बोझ होने और गुजरात की तुलना में प्रति मिलियन मामलों में बहुत अधिक मामले हैं। पंजाब के सीएम अमित शाह के साथ सिख किसानों की बेदखली का मुद्दा उठाएंगे। पंजाब के सीएम ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह अपने समकक्ष योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 30,000 से अधिक सिख किसानों को विस्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार के कथित प्रयासों का मुद्दा उठाएंगे। मीडिया रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिख परिवारों को 3 पीढ़ियों से यूपी में रहने के बाद विस्थापित करने की मांग की जा रही है। सीएम ने कहा कि अगर यह सच है तो यह निसंदेह चिंता का विषय है। सीएम ने यहाँ एक बयान में कहा कि वह शाह और आदित्यनाथ दोनों को सच्चाई का पता लगाने और इसकी तह तक जाने के लिए लिखेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कृत्य भारत की संघीय संरचना और उसकी संवैधानिक राजनीति के खिलाफ है, जिसने हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी दी। इन परिवारों को अब रामपुर, बिजनौर और लखीमपुर जिलों में 3 पीढ़ियों के लिए बसाया गया था और 1980 में यूपी सरकार से इन्हें मालिकाना हक भी मिल गया था। उन्होंने कथित तौर पर उन्हें अलग थलग करने और उनके घरों से बाहर धकेलने के प्रयासों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सिख परिवार विभाजन के समय 1947 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के 17 गांवों में स्थानांतरित हो गए थे और अपनी मेहनत से वन क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया था। पेट्रोल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 11वें दिन सीधे वृद्धि। बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि लगातार 11वें दिन वृद्धि दर को चिन्हित करता है, जो पेट्रोल के लिए 6.02 रुपये और डीजल के लिए 6.4 रुपये के बराबर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76.73 रुपये से 77.28 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि राज्य तेल विपणन कंपनियों के मूल्य अधिसूचना के अनुसार डीजल की दरें 75.19 रुपये से बढ़कर 75.79 रुपये कर दी गई। स्थानीय बिक्री कर या वैट की घटनाओं के आधार पर देश भर में दरों में वृद्धि की गई है और राज्य से अलग अलग हो रहे हैं। दरों में संशोधन का यह 11वां सीधा दिन है, क्योंकि 7 जून को तेल कंपनियों ने दरों में संशोधन के बाद 82 दिनों के अंतराल को समाप्त किया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद मार्च के मध्य में दरों को फ्रीज कर दिया था। ऑयल पीएसयू, इंडियन ऑयल कॉर्प आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड एचपीसीएल ने ग्राहकों को उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी से गुजरने के बजाय खुदरा दरों में गिरावट के खिलाफ समायोजित किया, जो गिरावट के कारण गिर गया था। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 11 बढ़ोतरी में पेट्रोल की कीमत में 6.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6.4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, अभिनेता अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और अन्य लोगों ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के जवानों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोमवार रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए थे, जो 5 दशकों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव था, जिसने इस क्षेत्र में पहले से ही अस्थिर सीमा गतिरोध को बढ़ा दिया है। ट्विटर बच्चन कवि केवी प्रदीप द्वारा लिखित "ए मेरे वतन के लोगों" से प्रतिष्ठित लाइनें उद्धृत की। ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अक्षय ने सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि नुकसान विनाशकारी है। तापसे पन्नू ने पोस्ट किया, जैसे कि कोरोना अब लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, हमें अपने बहादुर दिलों को भी खोना होगा। प्रत्येक सैनिक शहीद एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। उन सैनिकों के परिवारों ने लंबे समय तक अपनी शांति खो दी। आओ ताकि हम सब एक अच्छी नींद ले सके। ऋतिक रोशन ने सैनिकों की मौत और लद्दाख में अशांति को दर्दनाक बताया। लद्दाख क्लेश, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाईचुंग भूटिया ने शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली और पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया सहित भारत के प्रमुख खिलाड़ियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए 20 सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। गलवान घाटी में संघर्ष 5 दशकों में सबसे बड़ा भारत चीन सैन्य टकराव था और इस क्षेत्र में अस्थिर सीमा गतिरोध बढ़ा। उन सैनिकों को सलाम और गहरा सम्मान, जिन्होंने गलवान घाटी में हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोई भी सैनिक ज़्यादा निस्वार्थ और बहादुर होता है। परिवारों के प्रति ईमानदार संवेदना। मुझे उम्मीद है कि वे इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाओं से शांति पाएंगे। कोहली ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा। उनके सफ़ेद गेंद डिप्टी रोहित शर्मा ने सभी सैनिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। रोहित ने ट्वीट कर कहा, हमारे वास्तविक नायकों को सलाम, जिन्होंने हमारे जीवन को, हमारी सीमा की रक्षा और सम्मान दिया है। ईश्वर उनके परिवारों को पूरी ताकत दे। भूटिया, जिन्होंने राजनीति में भी दबंगई की है, ने हमले को योजनाबद्ध करार दिया।
चीन ने कुछ सप्ताह पहले अपने सभी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। एलएसी के हमारे नागरिकों की एक हत्या एक नियोजित सोच थी। हम चीन के इस कायरतापूर्ण कार्य की पूरी तरह से निंदा करते हैं। भारतीय सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और झुकना नहीं चाहिए, चीनी आक्रामकता, भूटिया ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।